नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसी पाठ्यपुस्तक का अध्याय 8 और अध्याय का नाम है स्थानीय शासन। तो आज के इस वीडियो में हम इसी अध्याय के पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्नों और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। वार्षिक परीक्षा में इस पाठ से कई प्रश्न आते हैं, 4 नंबर का भी आता है और अन्य भी एक नंबर के 2 नंबर के प्रश्न भी आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पाठ है और काफ़ी आसान भी है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इसका प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह से बदला है। कमज़ोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के लिए क्या प्रावधान है। इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदला है। तो उत्तर है कि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज की तीनों संस्थाओं में कुछ स्थान SC, ST, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, OBC, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये स्थान इस प्रकार होंगे। कह पर कहा गया है कि पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के कुल स्थानों में से SC, ST, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान उसी अनुपात में आरक्षित होंगे जिस अनुपात में इन जातियों की जनसंख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या में निवास करती है। और ख है आरक्षण के बारे में, पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान अर्थात 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और ग है कि SC, ST के लिए आरक्षित स्थानों में से, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान SC, ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। दूसरा पूछा गया था कि इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह से बदला है। तो इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व में काफ़ी बदलाव आया है। ग्रामीण स्तर पर जो शक्तियां पहले ऊंची जाति के लोगों को प्राप्त थी, उनमें अब कमज़ोर वर्गों के लोगों की भागीदारी भी हो गई है। गांव के विकास के लिए जो निर्णय पहले उच्च वर्ग के लोग लेते थे, उनमें अब उनकी मनमानी कम हो गई है। निर्णय लेने में कमज़ोर वर्गों के लोगों की भागीदारी होने लगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है कि अब कमज़ोर वर्गों के लोग भी ग्रामीण विकास की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बनने लगे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताएं। संशोधन से पहले और संशोधन के बाद स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताएं। तो पहले नंबर पर है कि संशोधन से पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन इस संशोधन के बाद इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है। दूसरा है, संशोधन से पहले पंचायती राज संस्थाओं के समय पर चुनाव नहीं होते थे, लेकिन संशोधन के बाद राज्य सरकारें इन संस्थाओं के समय पर चुनाव करवाने लगी हैं। और तीसरा बदलाव जो आया है, मुख्य भेद जो है कि संशोधन से पहले पंचायती राज संस्थाओं के पद SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होते थे, लेकिन संशोधन के बाद इन संस्थाओं के कुछ स्थान SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। और चौथा जो अंतर है वो ये है कि संशोधन से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जाता था, लेकिन अब यह कार्य राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, 73वें संशोधन के प्रावधानों को पढ़ें। यह संशोधन निम्नलिखित सरोकारों में से किससे ताल्लुक रखता है। 73वें संशोधन के प्रावधानों को पढ़ें और यह संशोधन निम्नलिखित सरोकारों में से किससे ताल्लुक रखता है। क पर है कि पद से हटा दिए जाने का भय जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। ख पर है, भूस्वामी, सामंत और ताकतवर जातियों का स्थानीय निकायों में दबदबा रहता है। और ग पर है,
ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता बहुत ज़्यादा है। निरक्षर लोग, अनपढ़ लोग गाँव के विकास के बारे में फैसला नहीं ले सकते हैं। और घ है, प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गांव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है। तो पूछा गया है कि कौन सा ताल्लुक रखता है, तो इसका जो सही जवाब है, उत्तर है वो घ है। प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गांव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है, क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को विकास योजनाएं बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये घ वाला आएगा सही जवाब जो है। प्रश्न नंबर 4 है और पूछा गया है कि आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का साधन है। शेष को विकेंद्रीकरण के साधन के रूप में आप पर्याप्त विकल्प क्यों नहीं मानते हैं। तो क पर दे रखा है ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना। ये पूछा गया है कि विकेंद्रीकरण शक्तियों का बंटवारा है कि नहीं, ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना। ख है, गांव के निवासी खुद तय करें कि कौन सी नीति और योजना गांव के लिए उपयोगी है। ग है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की ताकत। और घ है, प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास की एक योजना चला रखी है। खंड विकास अधिकारी BDO ग्राम पंचायत के सामने एक रिपोर्ट पेश करता है कि इस योजना में कहां तक प्रगति हुई है। तो इसका जो विकेंद्रीकरण का साधन जो सही लगता है वो ख है, गांव के निवासी खुद तय करें कि कौन सी नीति और योजना गांव के लिए उपयोगी है, ये विकेंद्रीकरण है। बाकी तीनों कथनों में शक्तियों के बंटवारे की बात स्पष्ट नहीं होती है कि इससे शक्तियों का बंटवारा हुआ है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि गांव के निवासी खुद यह तय करें कि कौन सी नीति और योजना गांव के लिए उपयोगी। प्रश्न नंबर 5 है, पंचायती राज का क्या अर्थ है। तो पंचायती राज का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें गांव का प्रत्येक स्त्री पुरुष अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गांव के विकास में सहयोग देता है। पंचायतों के जरिए गांव के लोग खुद यह निर्णय करते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं तथा वे इन ज़रूरतों को कैसे पूरी कर सकते हैं। अपने गांव के विकास के लिए वे खुद ही योजनाएं बनाते हैं और खुद ही उन्हें लागू करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ग्राम सभा से क्या अभिप्राय है। तो सरल सा अर्थ हम बता सकते हैं, गांव के वे सभी लोग जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में स्थानीय शासन के विकास पर नोट लिखो। भारत में स्थानीय शासन के विकास पर नोट लिखो। स्थानीय शासन की संस्थाएं भारत में प्राचीन काल से विद्यमान रही हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ही लोग अपने झगड़ों का निपटारा अपने स्तर पर ही कर लेते थे। हालांकि विदेशी शासकों ने इन संस्थाओं को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये संस्थाएं बनी रही। अंग्रेजी शासन काल में भारत में स्थानीय शासन को जीवित करने का सबसे पहला प्रयास 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन ने किया था। वे भारत के वायसराय थे, उस समय भारत के वायसराय थे, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है। उस समय इन संस्थाओं को स्थानीय बोर्ड कहा जाता था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो गांव में पंचायतों के महत्व को समझते हुए इन्हें संविधान में जगह दी गई। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत धारा 40 में कहा गया कि राज्य गांव में पंचायतों की स्थापना करेगा और इनको इतने अधिकार और शक्तियां प्रदान करेगा ताकि ये स्वशासन की इकाई के रूप में काम कर सके। भारत सरकार द्वारा गांवों का विकास करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम पर काफ़ी पैसा भी खर्च किया गया था, लेकिन फिर भी यह कार्यक्रम असफल रहा। 1956 में सरकार ने इस कार्यक्रम की असफलता का पता लगाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की।
इस रिपोर्ट में समिति ने कहा कि जब तक गांव के लोग अपने विकास के लिए अपने आप कोशिश नहीं करते तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए समिति ने सुझाव दिया कि गांव में पंचायती राज का 3 स्तरीय ढांचा स्थापित किया जाए। इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि पंचायती राज का 3 स्तरीय ढांचा स्थापित करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो वो बलवंत राय मेहता समिति थी, जिसमें उन्होंने गांव में ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की जाए, ऐसे उन्होंने सुझाव दिया था। भारत में पहली बार 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 8 है जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पाठ का, और आमतौर पर यह प्रश्न आता है या इसमें से प्रश्न आते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन की विशेषताओं का वर्णन करो। 1951 उत्तर में हम कह सकते हैं कि 1951 में जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने तो 16 सितंबर 1991 में उन्होंने स्थानीय शासन से संबंधित 2 बिल लोकसभा में पेश किए। क पर है पंचायती राज बिल 1991 16 सितंबर को उन्होंने 1991 को तो पंचायती राज बिल 1991, और ख है नगर पालिका बिल 1991। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने इन बिलों को पास कर दिया और इन्हें 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन का नाम दिया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इन्हें अपनी अनुमति दे दी, मतलब इन पर अपने हस्ताक्षर कर दी। 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायतों से संबंधित है। इसमें पंचायतों के बारे में निम्नलिखित बातें कही गई। क्या क्या कह रखा है? पहले नंबर पर हम कहेंगे संवैधानिक मान्यता की बात कह रखी है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है, अर्थात संविधान में इन संस्थाओं का साफ साफ वर्णन किया गया है, जबकि पहले संविधान में पंचायतों के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया था। दूसरा है 3 स्तरीय ढांचा। 73वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि सभी राज्यों में पंचायती राज का 3 स्तरीय ढांचा स्थापित किया जाएगा और ये 3 स्तर इस प्रकार होंगे। क है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ख पर है खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी, और ग है जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। तीसरे नंबर पर सदस्यों के चुनाव के बारे में भी कह रखा है। 73वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के सभी सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों का चुनाव इन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य अपने में से करेंगे। चौथा है चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो 73वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो, इन संस्थाओं के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। कार्यकाल के बारे में कह रखा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यदि किसी संस्था को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर नए चुनाव करवाना जरूरी होगा, और इस प्रकार जो संस्था चुनी जाएगी वह उस शेष कार्यकाल को पूरा करेगी जो भंग की गई संस्था को पूरा करना था। छठे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कह रखी है वो है SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण। तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज की तीनों संस्थाओं में कुछ स्थान SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, OBC अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये स्थान इस प्रकार होंगे। क है कि पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के कुल स्थानों में से पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के कुल स्थानों में से SC, ST के लिए स्थान उसी अनुपात में आरक्षित होंगे जिस अनुपात में इन जातियों की जनसंख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या में निवास करती है। ख है
पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान या 1/3 स्थान अर्थात 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। पंचायतों के कार्य के बारे में क्या कह रखा है? 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को 29 प्रकार के काम सौंपे गए हैं। कुछ काम इस प्रकार हैं, जैसे क पर हम कह सकते हैं कृषि का विकास करना, ख गलियों में रोशनी का प्रबंध करना, ग गांव में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना और घ है पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करना। 8वां है वित्त आयोग का गठन। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है 73वें संवैधानिक संशोधन का। 73वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग निम्नलिखित मामलों में राज्य सरकार को सलाह देगा। क है राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों से प्राप्त आय का कितना हिस्सा इन संस्थाओं को दिया जाए। ख है इन संस्थाओं को कौन कौन से कर लगाने की शक्ति दी जाए। और ग है राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को कितना पैसा दिया जाए। और 9वां नंबर पर है राज्य चुनाव आयोग। 73वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि इन संस्थाओं के समय पर चुनाव करवाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक चुनाव आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो ये 73वां संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण है, प्रश्न इसमें से जरूर आता है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करो। तो हरियाणा में, उत्तर में हम कहेंगे कि हरियाणा में ग्राम पंचायत में एक सरपंच और 6 से लेकर 20 तक पंच होते हैं। पंचों की संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। सरपंच और पंचों का चुनाव गांव के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। योग्यताओं की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत का सरपंच या पंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं तय की गई है। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा है वह पागल या दिवालिया न हो। चौथा है वह किसी सरकारी पद पर न हो। और 5वां है वह कम से कम 1 साल से उस गांव में रह रहा हो। छठी जो योग्यता है वो ये है कि यदि वह अनुसूचित जाति का है या किसी भी महिला या किसी भी जाति की महिला है, यदि वह अनुसूचित जाति का है या फिर किसी भी जाति की महिला है तो 8वीं पास हो। अन्य जातियों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। और 7वीं योग्यता है उसके घर में पक्का टॉयलेट हो, शौचालय बना हो। स्थानों का आरक्षण जो है ग्राम पंचायत में वो है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के कुल स्थानों में से SC ST के लिए स्थान उसी अनुपात में आरक्षित होंगे जिस अनुपात में इन जातियों की जनसंख्या उस गांव की जनसंख्या में निवास करती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान अर्थात 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। बैठक जो है ग्राम पंचायत की 1 महीने में कम से कम 2 बैठकें होना जरूरी है। बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे बहुमत से लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य हैं तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को 29 प्रकार के काम सौंपे गए हैं। कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ग्राम सभा द्वारा बताए गए कार्य करना। दूसरा है कृषि का विकास करना। तीसरा है बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास करना। चौथा है पशुधन में सुधार करना। डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन और मछली पालन को प्रोत्साहन देना। 5वां सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाना। छठा है गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। 7वां है गांव में पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करना। 8वां गांव में साफ सफाई की व्यवस्था करना। 9वें नंबर पर है गांव में पुस्तकालय खुलवाना, लाइब्रेरी खुलवाना। 10वां है गांव में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। 11 नंबर पर है अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्य करना। 12 शमशान भूमि और कब्रिस्तान की देखभाल करना। और 13वां है गांव में मेलों का आयोजन करना। इस प्रकार से 29 प्रकार के जो काम है वो ग्राम पंचायतों को
सौंपे गए हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ग्राम पंचायत की आय के साधनों का वर्णन कीजिए। 1-2 नंबर में ये प्रश्न आमतौर पर आ जाता है, ग्राम पंचायत की आय के कौन कौन से साधन हैं। तो हम पहले नंबर पर कहेंगे चूल्हा टैक्स या गृह कर भी कहते हैं उसको, और दूसरा है पंचायती ज़मीन को ठेके पर देने से आय, ग्राम पंचायतों को इससे बड़ी मोटी आय होती है। गांव के तालाबों को मछली पालन के लिए देने से आय। चौथा है मेले में दुकान लगाने पर दुकानदारों से ली गई फीस। पांचवा कूड़ा कचरा या गोबर को बेचने से आय। छठा पंचायती ज़मीन में लगे पेड़ों को बेचने से आय। सातवां गांव में शराब का ठेका खोलने पर शराब की बिक्री से आय। और दान या चंदा, वो जो लोग दानी होते हैं वो दान या चंदा देते हैं। नौवा है, ये भी सरकार ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण साधन है, गवर्नमेंट ग्रांट जिसको हम कहते हैं, सरकारी अनुदान या ग्राम पंचायत की आय का मुख्य साधन है वर्तमान समय में। और गांव में पानी की आपूर्ति करने पर पानी पर कर लगाने से आय। प्रश्न नंबर 11 है, ये भी 1-2 नंबर में आ जाता है, पंचायती राज की कमियों का वर्णन करो, क्या क्या कमियां हैं। तो पहले नंबर पर हम कहेंगे अशिक्षा, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, इसलिए पंचायत के सदस्य भी अनपढ़ होते हैं। बहुत सी पंचायतें तो ऐसी हैं जिनके सरपंच भी अनपढ़ हैं। इन अनपढ़ लोगों को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए ये गांव के विकास में कोई योगदान नहीं दे पाते हैं। दूसरा है सांप्रदायिकता, गांव में जात पात की भावना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पंचायतों के चुनाव भी जात पात के नाम पर लड़े जाते हैं, यहाँ तक कि गांव में जो विकास कार्य किए जाते हैं वे भी जात पात के आधार पर किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर हम कहेंगे जो कमी है वो है गुटबाजी, ग्रुपिज्म जो है। गांव के लोग धर्म, जाति और भाषा के आधार पर अनेक गुटों में बटे होते हैं। ये गुट भी पंचायतों को ठीक प्रकार से काम नहीं करने देते। उसके बाद चौथे नंबर पर है राजनीतिक दलों का अनुचित हस्तक्षेप। यह भी देखने में आया है कि वर्तमान समय में राजनीतिक दल ग्राम पंचायतों के कार्यों में अनुचित रूप से दखलंदाजी करते हैं। वित्तीय सहायता देते समय भी राजनीति की जाती है। जिन पंचायतों में सत्तारूढ़ दल के सदस्य होते हैं उन्हें ज़्यादा पैसा दिया जाता है, जबकि जिन ग्राम पंचायतों में विरोधी दल के सदस्य होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। 5वें नंबर पर है धन का अभाव। ज़्यादातर पंचायतों के पास अपनी आय के साधन बहुत कम हैं। आय के साधन कम होने के कारण वे गांवों के विकास के लिए काम नहीं कर पाती। छठा है गरीबी। गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं। ये गरीब लोग टैक्स नहीं दे सकते हैं और न ही ग्राम पंचायत इन लोगों पर कर लगा सकती है। तो यहाँ कर आएगा, इन लोगों पर कर लगा सकती है, इससे भी ग्राम पंचायत की आय कम होती है। और 7वें नंबर पर जो कमी है वो है अयोग्य और लापरवाह सरकारी कर्मचारी। पंचायती राज के दिन प्रतिदिन के कामों को करने के लिए जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं वे प्रायः अयोग्य, लापरवाह और भ्रष्ट होते हैं। इनको वेतन भी कम मिलता है, इसलिए ऐसे कर्मचारी गांव के विकास में कोई योगदान नहीं दे पाते हैं। और 8वें नंबर पर है ग्राम सभा का प्रभावहीन होना। ग्राम सभा पंचायती राज की एक महत्वपूर्ण इकाई है और पंचायती राज की सफलता काफ़ी हद तक इस संस्था की सक्रियता पर निर्भर करती है। लेकिन दुख की बात है कि यह संस्था नाम मात्र की संस्था बनकर रह गई है। ना तो इसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं और ना ही गाँव के सभी लोग इसकी बैठकों में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि जब किसी स्थान विशेष पर कुछ लोग मिलकर रहने लग जाते हैं, जब किसी स्थान विशेष पर कुछ लोग मिलकर रहने लग जाते हैं तो लोगों का एक समुदाय बन जाता है। ऐसे समुदाय के लोगों को स्थानीय लोग कहते हैं। जब ये स्थानीय लोग अपने सामुदायिक जीवन में पैदा होने वाली समस्याओं को स्वयं हल करते हैं तो इसे स्थानीय शासन कहते हैं। अतः स्थानीय शासन ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें किसी स्थान के लोग अपने स्थानीय मामलों का शासन स्वयं चलाते हैं। इसके लिए लोग स्थानीय स्तर पर अलग अलग संस्थाओं का निर्माण करते हैं, जैसे भारत में ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं।
स्थानीय शासन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि स्थानीय शासन का एक निश्चित क्षेत्र होता है जो गांव या शहर हो सकता है। दूसरा है स्थानीय शासन उसी स्थान के लोगों द्वारा चलाया जाता है। तीसरा है स्थानीय शासन का उद्देश्य स्थानीय लोगों की सेवा करना होता है। चौथा है स्थानीय संस्थाएं अपने कामों को करने के लिए काफ़ी हद तक स्वायत्त होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। पांचवा है स्थानीय संस्थाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। छठा है प्रत्येक देश में स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, अर्थात देश के संविधान में इन संस्थाओं का वर्णन होता है। पांचवा है स्थानीय शासन की संस्थाएं जनता और सरकार को जोड़ने का काम करती है। ये जनता की समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाती है। आठवां है स्थानीय शासन जनता का शासन होता है, क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि जनता के सहयोग से ही शासन चलाते हैं। इसमें जनता के प्रतिनिधियों और जनता के बीच ज़्यादा दूरी नहीं होती। और नवीं विशेषता है स्थानीय शासन दो भागों ग्रामीण और शहरी दो भागों में विभाजित होता है। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन की इकाइयों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम शामिल होती है। उसके बाद लघुत्तर प्रश्न है कुछ जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहले नंबर पर है कि कौन सी समिति ने स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो वो पी.के. थुंगन समिति थी जिसने स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा यानी कि संविधान में वर्णन करने के लिए कहा था। प्रश्न नंबर 2 है किस अनुसूची द्वारा पंचायतों को 29 प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं। तो वो 11वीं अनुसूची है। प्रश्न नंबर 3 है स्थानीय संस्थाओं पर किसका नियंत्रण होता है। राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। 4 नंबर पर है कि 74वां संवैधानिक संशोधन कब और किस लिए पास किया गया था। तो 74वां संवैधानिक संशोधन शहरी स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए 1992 में पास किया गया था और यह 1993 में लागू हुआ। प्रश्न नंबर 5 है नगर निगम किसे कहते हैं। तो नगर निगम शहरी स्थानीय शासन की सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना बड़े बड़े शहरों में की जाती है। प्रश्न नंबर 6 है नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, उसका चुनाव कैसे किया जाता है। तो नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहा जाता है। उसका चुनाव नगर निगम के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नगर निगम के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 7वां हरियाणा में कितने नगर निगम है, कई बार आया है। तो वर्तमान समय में हरियाणा में 8 नगर निगम है। फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला शहर, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक और हिसार। तो ये 8 नगर निगम है। हरियाणा का सबसे पहला नगर निगम कौन सा था। तो फरीदाबाद सबसे पहला था। भारत में किसे स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, किसे स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 10 स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी। स्वतंत्र भारत में पूछा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पंचायती राज की जो व्यवस्था है सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी। तो ये राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। और प्रश्न नंबर 11 है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 21 साल उसकी आयु होनी चाहिए, तब जाकर वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ लघुत्तर प्रश्न थे। पाठ को अच्छी प्रकार से जरूर तैयार करें ताकि वार्षिक परीक्षा में जब प्रश्न आए तो उन प्रश्नों के आप जवाब दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार।